Hello students, we are to the second leg of the discussion on the changes in the study material of Institute for CA Inter Paper 2 Corporate and Other Laws। तो आज हम बात करेंगे अदर लॉस के ऊपर जो चेंजेस हैं, बहुत कम चेंजेस हैं। पहली बात ये खुशी की बात है आपके लिए। तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कंपनीज एक्ट का लेक्चर देते समय कि जो बदलाव हैं एसच एक्ट में चेंजेस नहीं है, सिर्फ कुछ एक नए क्वेश्चन एग्जाम्पल्स इंस्टीट्यूट ने इंसर्ट किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल क्लॉसेस एक्ट। आप सेक्शन 12 पढ़ते हैं, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा। कोई भी जो टैक्स लगता है ऑब्वियसली जो भी क्वांटिटी होती है प्रोपोर्शनेटली लगता है, उसके ऊपर है। तो बस इसी चीज के ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है, जैसे where several debtors are liable for whole debt and each is liable for his own share or proportion only, then they are said to be bound pro rata। कि कई लोग हैं होल डेट के लिए लायबल हैं लेकिन उनका रेशियो अलग अलग है, प्रो रेटा हो गया। एक और एग्जांपल दिया है कि कंपनी ने डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, तो कहता है अगर कंपनी ने हैज 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग और डिविडेंड दिया जाता है 2 रुपए पर शेयर, तो टोटल डिविडेंड हो गया 200 रुपए। सो नो मैटर हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर, द टोटल डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड दिस लिमिट। एक लिमिट होगी और ये 200 रुपए प्रो रेटा बेसिस पे जिसके जितने शेयर्स होंगे उस हिसाब से उसको मिल जाएंगे। तो कोई बढ़िया एग्जाम्पल वाली या कोई रॉकेट साइंस वाली बात यहां नहीं है कि जिसके ऊपर एग्जाम में कोई प्रश्न बने, वी कैन इग्नोर। देन ये क्वेश्चन एक नया इंसर्ट किया है कि जीसीए का क्वेश्चन है, बात कंपनीज एक्ट की हो रही है कि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर डिविडेंड 30 दिन तक पे नहीं होता, ये हम सारे जानते हैं 30 दिन तक डिविडेंड अगर नहीं पे किया जाता है तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से ट्रांसफर करना होता है। तो कहता मान लीजिए कि 30 दिन एक्सपायर होते हैं 30 अक्टूबर को, तो 7 दिन में ट्रांसफर करना है, तो 30 अक्टूबर वाला दिन ऑब्वियसली हम क्या नहीं करेंगे, हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगले 7 दिन ले लीजिए, 31 अक्टूबर हो गया, नवंबर के 6 दिन डाल दीजिए, तो आंसर क्या निकलना चाहिए 6 नवंबर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन सेक्शन नंबर 9 जो डील करता है कॉम्पिटिशन ऑफ किसके ऊपर, टाइम। कि आपने क्या करना है, अगर वर्ड दिया है फ्रॉम तो उसको हमें क्या करना होता है एक्सक्लूड, और जो लास्ट होता है इन ए सीरीज ऑफ डेज 2 उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें इंक्लूड करना होता है। सो इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया किस दिन को एक एक्ट या रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स। सो दिस इज ऑन सेक्शन 5। कहता कोई एक्ट है पार्लियामेंट का लेकिन एक पर्टिकुलर कोई डेट नहीं दी गई है, तो हम कब मानेंगे वो किस दिन फोर्स में आएगा। तो पहली बात है वो एक्ट इंप्लीमेंट किस दिन हो जाता है, जिस दिन प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर क्या कर दें, साइन कर दें। लेकिन एक बड़ी बात यह है जो आंसर में और लिख सकते हैं, जब तक वो उसका नोटिफिकेशन ना हो जाए ऑफिशियल गेजेट में उस दिन तक वो क्या नहीं होता बेटा, स्टार्ट नहीं होता, वो कमेंस नहीं होता। तो अगर डेट नहीं भी दी गई है तो जिस दिन उसका ऑफिशियल गेजेट में पब्लिकेशन होगा दैट विल बी द डेट। नो डाउट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस द मोमेंट प्रेसिडेंट पुट्स सिग्नेचर ऑन इट। तो ये चीज और साथ में लिखनी चाहिए हमें। तो सेकेंड पार्ट इसका एक और है, कहता सेबी की ये कुछ रेगुलेशंस है, आईसीडीआर रेगुलेशंस जो 2015 को बनी, 14 अगस्त को बनी, और लिखा ये गया कि ये कमेंस होंगी 1 जनवरी 2016 का। तो अंडरस्टूड है, चाहे वो बनी पहले हैं, उसकी कमेंसमेंट की डेट क्या होगी 1 जनवरी 2016, कि जिस दिन आपने, जैसे सेकंड पार्ट में देखिए साफ भी लिखा है कि जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में आ जाए। तो जीसीए में इतना कुछ था और कुछ नहीं। इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में इन्होंने क्या किया है, कुछ एक यूं कह लीजिए चंद जो कॉन्सेप्ट है उसमें 2-2, 4-4 लाइनें और ऐड कर दी हैं, तो उसी का मैं जिक्र करूंगा। जैसे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, तो
कहता है इट इज ओनली व्हेन द वर्ड्स ऑफ इनेक्टमेंट आर केपेबल ऑफ टू कंस्ट्रक्शंस, कि वर्ड्स ऐसे हैं, दो कंस्ट्रक्शन हम कर पा रहे हैं, दैट देयर इज स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन, देन दैट इंटरप्रिटेशन विच फर्दर्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली जिससे हमें पर्पस अटेन होता है, ऑब्जेक्ट को बेनिफिट मिलता है, उसे ही हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ताकि हम डिफीट कर सकें या जो बाधा डाल रहा है हमें समझने में, उसे हम दूर कर सकें। सब्जेक्ट टू, तो देखिए ये जो वर्ड्स आते हैं सब्जेक्ट टू, जिसका मतलब है कि हमें द प्रोविजन शेल यील्ड प्लेस टू अनदर प्रोविजन एज वेल, मतलब दो प्रोविजन को साथ में लेके चलना। तो कहता है द इंपैक्ट ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट टू व्हेन यूज्ड इन द प्रोविजन इज दैट व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बाय दैट प्रोविजन एंड बाय अनदर प्रोविजन, या कोई और enactment subject to which it operates, then there is a conflict between them, then the latter will prevail over the former। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, अगर आप एक्स एक्ट पढ़ रहे हैं और उसका सेक्शन नंबर 5 पढ़ रहे हैं और कहते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 9, तो नेचुरल है सेक्शन नंबर 9 क्या करेगा, प्रिवेल करेगा ओवर सेक्शन 5, या यूं लिख दिया गया कि सेक्शन 5 सब्जेक्ट टू वाई एक्ट, तो नेचुरल है वाई एक्ट किसके ऊपर प्रिवेल करेगा, ओवर व्हाट, एक्स एक्ट। दिस लिमिटेशन कैन नॉट ऑपरेट व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टू प्रोविजन इज नॉट द सेम, तो नेचुरल सी बात है, अगर प्रोविजन ही सेम नहीं है तो सब्जेक्ट टू से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, जिसे हम कहते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में कहें, भाड़ में गया कहीं और क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, जिसे हम नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज भी कहते हैं, तो जिसका मतलब क्या हो गया, बाकी किसी प्रोविजन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे हम कंपनीज एक्ट में पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 29 कहता है कि अलॉटमेंट होगी डीमैट अकाउंट में, डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में, तो कोई और सेक्शन कुछ भी कहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या सेक्शन 6 कहता है कि एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, उसमें भी लिखा नॉट विथ स्टैंडिंग, तो मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस इसके लिए उन्होंने एक केस कोट कर दिया है के पारा सुरमैया वर्सेस पकारी लक्ष्मण, आप ही कहेंगे मैं भी पका रहा हूं तो नाम भी कुछ ऐसे ही है, पकारी लक्ष्मण, तो याद कर सकते हैं तो बढ़िया है। और हाँ, ये एक चीज इंटरेस्टिंग इन्होंने इंसर्ट करी है कि नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज ऑपरेट करती है 4 लेवल पे। वैसे मैं कहूं तो क्लास में पढ़ाते समय लगभग में ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हुई हैं, लेकिन इन्होंने चलिए लिख के दिया। जैसे इन्होंने क्या लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन, notwithstanding anything contained in section or subsection। तो जो मैं एग्जांपल पहले ही दे रहा था कि जैसे मैंने ऊपर कहा था कि सेक्शन 5 कहता है, क्या कह गया सेक्शन, जैसे सेक्शन 6 का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, notwithstanding anything contained in। तो अगर मान लीजिए लिखा गया notwithstanding anything contained in any other section or subsection of that statute, इसका मतलब है एक्ट सेम रखा है, तो नेचुरल है जो पहले वाला सेक्शन है उसका क्या हो गया, ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया। तो ओवरराइडिंग इफेक्ट सच अदर सेक्शंस, इन्होंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल्स अच्छे नहीं इंसर्ट किए। रीजन क्या है, देखिए आपके सामने है, इन्होंने एग्जांपल दिए हैं पहले वाला कंपनीज एक्ट 1956 का, सो दैट डज नॉट मेक अ गुड सेंस कि आप एग्जाम्पल अगर आप नए में से देते वुड हैव बीन मच बेटर। देन लिखा है सेकंड पार्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अ स्टैट्यूट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पूरे एक्ट में कहीं और कुछ क्या लिखा है वो भाड़ में जाए। यहां आप कह रहे थे कोई और सेक्शन की परवाह नहीं करनी, उसमें क्या लिखा है, यहां कह रहे हैं पूरे एक्ट में, तो यहां ओवरराइड करें आप इंटायर इनेक्टमेंट। अगेन आप पहले वाला कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, जहां आप एग्जाम्पल दे रहे हैं सेक्शन 408 के ऊपर, तो अब वो पुराने एक्ट्स के ऊपर मैं आपको समझा के आप ही कहेंगे हमसे won't be making good sense, so I'm not going into that। then तीसरा आपने कहा है notwithstanding anything contained in specific section or subsection or all the provisions contained in another statute। पहले में आपने क्या कहा, अपने ही एक्ट का कोई और सेक्शन, फिर पूरा एक्ट, अब आप कह रहे हैं कोई और एक्ट, उस एक्ट में एक पर्टिकुलर एक्ट आपने बोल दिया, तो ऑब्वियसली ये आप ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया ओवर अदर एनेक्टमेंट। जैसे यहां एग्जांपल दूं,
दिया जा सकता है, जैसे ये सकरा एक्ट के ऊपर है, तो इसमें ये लिखा है सेक्शन 7A ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसमें यह बताया गया है जो सकरा एक्ट है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट किसके ऊपर होगा, कंपनीज एक्ट के ऊपर होगा। या फोर्थ एग्जांपल हम यहां देखते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, इसका मतलब क्या होगा, पूरे देश के लॉज, ऑल अदर लॉज। जैसे फिर आपने एग्जांपल दिया है यहां पे सेक्शन 8 ऑफ सकरा एक्ट, तो आपने बताया है कि सेक्शन 8 जो सकरा एक्ट का है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा सारे के सारे एक्ट्स के ऊपर। और यहां क्या कहा था, सेक्शन 7A ऑफ सकरा एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट किसके ऊपर होगा, कंपनीज एक्ट के ऊपर। और इससे पहले आपने क्या एग्जांपल दिया था कि आपने एग्जांपल दिया कि सेक्शन 408 कंपनीज एक्ट 1956 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा पूरे कंपनीज के एक्ट के ऊपर। इससे पहले आपने क्या एग्जांपल दिया, इससे पहले आपने एग्जांपल दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड 2। आप एग्जांपल दे रहे हो 297(3) के ऊपर कि 297(3) क्या कहता है, इन दो सबसेक्शन में क्या लिखा है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। सो इफ यू कैन लर्न दोज सेक्शंस इट्स गुड, अदरवाइज ये चार चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, 4 पॉइंट, कि या तो नॉट विथ स्टैंडिंग क्या है, किसी सेक्शन से रिलेटेड एक्ट वही है, दूसरा पूरे एक्ट है, तीसरा कोई और एक्ट है, चौथा सारे एक्ट्स हैं। देन विदाउट प्रेजुडिस, जिसे हम कहते हैं विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट हार्मिंग, तो इसमें एक दो लाइनें इन्होंने क्या ऐड की हैं, कहते हैं सर्टेन पर्टिकुलर प्रोविजंस फॉलो जनरल प्रोविजंस एंड व्हेन इट इज स्टेटेड दैट द पर्टिकुलर प्रोविजंस आर विदाउट प्रेजुडिस, विदाउट हार्मिंग, विदाउट अफेक्टिंग दो जनरल प्रोविजंस, द पर्टिकुलर प्रोविजंस वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और circumscribe the operation and generality of the preceding general provision। सिंपल भाषा में कहें तो ये वर्ड पकड़ लीजिए, in other words the particular provision shall operate in addition to and not in derogation of the general provision। बस एक ही लाइन लिखी है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन दी है, आप ये लाइन अगर अपने नोट्स में ऐड कर लें विल बी गुड, कि जो पर्टिकुलर प्रोविजन है shall operate इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन, मतलब विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट हार्मिंग, उनके साथ चलना है, उनके अगेंस्ट नहीं चलना है। देन रूल ऑफ इजस्टम जनरस, जिसे हम कहते हैं कि आपने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स एक पर्टिकुलर क्लास के यूज किए, फॉलोड बाय क्या है, जनरल वर्ड्स। तो जनरल वर्ड्स अपना मीनिंग कहां से डिराइव करेंगे, तो वो जनरल वर्ड्स डिराइव करेंगे अपना मीनिंग उन स्पेसिफिक वर्ड से, लेकिन एक्सेप्शन है कब, इजस्टम जनरस नहीं लगेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स इन्होंने सीधे सीधे बना के लिख दिए हैं, तो अगर आप अपने नोट्स में इंसर्ट कर लें तो विल बी गुड। तो कहता है इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल, इसका मतलब भी क्या हो गया, पहले स्पेसिफिक वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया आपने, तो ठीक है, इजस्टम जनरस नहीं लगेगा। और अगर आपने पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किए वो पूरे के पूरे आपने कंप्लीट कर दिए हैं, तो क्यों लगेगा इजस्टम। या where the specific objects enumerated are essentially diverse in nature, मतलब वो है ही डिफरेंट, वो है ही नहीं एक पर्टिकुलर क्लास के। एंड फोर्थ, where there is an express intention of legislature that the general terms shall not be read, मतलब लॉ ने साफ लिखा है कि इजस्टम जनरस लगना ही नहीं है। तो 4 पॉइंट आपने बना के लिख दिए। क्या लिखे, पहला कि पहली बात तो वर्ड से स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। दूसरा आपने एग्जॉस्ट कर दिया। तीसरा वो है ही डिफरेंट, डाइवर्स। चौथा कि भाई एक्ट ने साफ कहा है इजस्टम जनरस नहीं लगाना है। देयर आफ्टर ये सेकेंडरी रूल्स ऑफ आप कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जिसमें आता है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिटोर असोसिएट्स दैट इज नोन बाय एसोसिएट्स, उसके साथ मिलते जुलते शब्द। तो उन्होंने कुछ एक एग्जाम्पल एड ऑन किए हैं, जैसे ये केस कर लीजिए कमिश्नर वर्सेस सवॉय होटल। तो यहां क्या था, फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस, मतलब देखिए आप जो बोतल में जूस पीते हैं और फ्रेश, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एब्सोल्युटली। तो कहते हैं व्हाइल डीलिंग विद द परचेज टैक्स एक्ट, द एक्सप्रेशन था, वर्ड्स थे मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस, ये जो भी आप पैकेज जूस पीते हैं तो मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं, इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस एंड बोटल वाटर एंड सिरप्स। इट वॉज हेल्ड दैट द डिस्क्रिप्शन फ्रूट जूसेस एज अकरिंग देयरइन, जो वर्ड्स इनके साथ में शुड बी कंस्ट्रूड, मीन्स उनका मीनिंग निकाला जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीसीडिंग वर्ड्स,
एंड दैट ऑरेंज जूस अनस्वीटेंड, जिसमें मीठा नहीं डाला आपने, फ्रेशली बनाया है, वॉज नॉट विद इन द डिस्क्रिप्शन। तो नेचुरल है कि वो इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करें बिवरेजेस जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे ये केस पहले भी किया हुआ है क्लास में, मैंने तो करवाया हुआ है, डीएम सुरती वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट उसे क्यों नहीं मान रहे हैं कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। कि जहां आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गया, आप कोई भी बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली किसके लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, यहां पे एक वर्ड और इंस्टीट्यूट को यहां पे डालना चाहिए, दैट इज फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो अगर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, चैरिटेबल पर्पस है, तो एक कॉमन थ्रेड मिसिंग हो गया। कॉमन थ्रेड क्या है, कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, उनमें कॉमन थ्रेड क्या है, प्रॉफिट। लेकिन एक चैरिटेबल है तो आप उसको इसके अंदर लेके आ नहीं सकते। देन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो नॉर्मली मैं इसमें इंटरप्रिटेशन के लिए एक कोड की देता होता हूं, यू आर इन PGOIC। तो ये 7 पॉइंट में सब कुछ कवर हो जाता है। आप कुछ एक लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हैं या केसेस कह लीजिए, इंस्टीट्यूट ने इंसर्ट किए हैं। It has to be kept in mind that many words are used in more than one sense and that sense differ in different circumstances. ठीक है भाई। Again, where a particular word has to be trained, conveyancer or a clear, इस वर्ड को ठीक करेंगे, कन्वेंसर ही वर्ड है ये क्या कह रहा है, where a particular word has to a trained conveyancer, जो कन्वे कर रहा है, आदमी ट्रेंड है वो, एंड डेफिनेट सिग्निफिकेंस एंड वन कैन बी श्योर अबाउट द सेंस इन विच सच कन्वेंसर वुड यूज इट, क्योंकि वो ट्रेंड है। ठीक है जी। कहता इट मे नॉट बी रीजनेबल एंड प्रॉपर टू गिव द सेम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड व्हेन द यूज्ड बाय नॉट सो क्वालिफाइड या स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। तो बहुत ही सिंपल वर्ड क्या गया वो, कहता है एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो एक ट्रेंड आदमी के लिए उसका मीनिंग बड़ा ही क्लियर एंड प्रिसाइज होगा, लेकिन जो आदमी एक स्किल्ड नहीं है वो उसका मीनिंग उस तरह से नहीं ले सकता। तो हमें इस चीज को जरूर देखना है इंटरप्रिटेशन करते समय डीड एंड डॉक्यूमेंट्स की, एंड दिस इज हेल्ड इन द केस ऑफ रामकिशोर लाल वर्सेस कमल नारायण। सेकेंड केस है निर्मला बाला घोष वर्सेस बलाय चंद घोष, जिसमें यह कहा गया एक डीड में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उसको आप किसी और डीड के साथ मिक्सअप मत कीजिए, किसी और डीड से मीनिंग ना लीजिए। बिल्कुल ठीक है ये भी। इट इज एलिमेंट्री, मतलब मेन रूल है कंस्ट्रक्शन का, दैट द सेम वर्ड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स इन द सेम डॉक्यूमेंट। कि एक ही डॉक्यूमेंट में दो वर्ड्स जो कि सेम है, एक वर्ड जो बार बार दो जगह पे आया है, उनका डिफरेंट मीनिंग तो हो नहीं सकता, एक ही होगा। बिल्कुल ठीक। तो दिस इज हेल्ड इन द केस ऑफ कुलतार सिंह वर्सेस मुख्तियार सिंह। तीन चीजें आई। देखिए पहले में क्या हो गया, पहले में बड़ा बढ़िया उसने शब्द इस्तेमाल किया, एक ट्रेंड कन्वेंसर के लिए जो मीनिंग होता है शब्दों का वो बड़ा क्लियर होता है, जो कि एक आम आदमी के लिए नहीं होता। राम किशोरी लाल वर्सेस कमल नारायण। नंबर 2 में वो क्या गया, एक डीड और दूसरी डीड से मीनिंग ना निकालें, निर्मला बाला घोष वर्सेस बलायचंद घोष। नंबर 3 में वो क्या गया कि भाई सेम डॉक्यूमेंट में एक ही वर्ड के 2 बार या 3 बार आने से उनका मीनिंग डिफरेंट नहीं हो सकता, कुलतार सिंह वर्सेस मुख्तियार सिंह। आगे क्वेश्चन है, प्रेम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये है इंटरनल एड। तो इंटरनल एड हमें हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन में, वो लॉ को ओवरराइड तो कर नहीं सकता, क्योंकि प्रेम्बल है ही क्या, स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस, बैकग्राउंड, हिस्ट्री किसी भी एक्ट की। तो कहता आप एक सुटेबल एग्जांपल दीजिए। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपने पढ़ा भी होगा। ये केस गुल्ली पोलिस औरिया राज वर्सेस बंदारू पावानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के ऊपर है, जिसमें हुआ क्या था कि सेक्शन 5 ये कहता है शादी हो सकती है मे बी बिटवीन 2 हिंदूज। तो हुआ क्या, यहां पे एक हिंदू और क्रिश्चियन में शादी होगी,
तो उन्होंने कहा वैलिड है जी, क्योंकि वर्ड में भी लिखा है। लेकिन जब प्रियम्बल को पढ़ा गया तो प्रियम्बल में साफ लिखा था, क्या लिखा था, ये एक एक्ट है टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो सिर्फ ये एक्ट अमंग हिंदूज के लिए है, क्रिश्चियन इसमें हो नहीं सकता। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने डाला है स्टडी मैट में। बताइए क्या एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ यूसेज और कस्टम एंड प्रैक्टिस। बहुत बड़ा है जी, क्योंकि टाइम इममेमोरियल से है, बाबा आदम के जमाने से ये परंपराएं हैं। तो कहता है ये चीजें क्या है, यूसेज और प्रैक्टिस जो आपने अगर किसी स्टैट्यूट में डाल दी है वो एक इंडिकेशन है कि मीनिंग आपने रिकॉग्नाइज किया है टू इट्स वर्ड्स बाय कंटेम्परेरी ओपिनियन, जो भी पुराने टाइम से है। चाहे कहता लगातार यूनिफॉर्म मीन सेम, चाहे नोटोरियस बहुत ही खराब एक प्रैक्टिस है कॉन्टिन्यूड अंडर ओल्ड स्टैट्यूट, एक पुराने एक्ट में आ रही है और कोई एक्शन नहीं लिया लेजिस्लेचर ने उसे चेंज करने का, भाई ये तो गलत है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये शो करता है कि जो प्रैक्टिस सो फॉलो है वॉज बेस्ड ऑन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, कि वो परंपरा है तो इसलिए लॉ के अंडर है, चाहे वो नोटोरियस आपको लगे, इसलिए वो अमेंड नहीं की गई है। सो कहता है जैसे ही वो परंपरा आपने क्या करी, लॉ में डाल दी, तो इट गेट्स व्हाट, एन एडिशनल वेट। In this connection, we have to bear two Latin maxims, that is, custom is the best interpreter of the law, optima legum inter preset constitutu, contemporanea expositor et optima et fortissima in lege, कि the best way to interpret a document is to read as it would have been read when the time it was what made। तो ये नॉर्मल चीजें आपने सबने पढ़ी हुई हैं, बस ये थोड़ा सा कि क्वेश्चन उसके ऊपर आया है तो इस पे ध्यान जरूर दीजिए। मैं कहूंगा एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो पक्का इस ढंग से आपको याद हो। और ये लाइनें, ये नोटोरियस ये वाली, ये पक्का लाइनें आपके नोट्स में होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वन वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट दे हैव कम आउट विद अ केस स्टडी, जो कि लाना चाहिए था। पहले भी बहुत साल पहले ये डाला करते थे इसको, लेकिन बीच में हटा दिया, तो इंस्टीट्यूट कीप्स ऑन रिवाइजिंग देयर स्टडी मैट। तो ये है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के ऊपर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 62, जो आप फाउंडेशन में पढ़ के आते हैं। नोवेशन, नोवेशन का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचुरल है, गारंटी का एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो श्योरिटी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो ये भी एक तरीका है, एक मोड है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का। नेक्स्ट है, सारे पॉइंट आपने पढ़े हैं, बस इसमें कुछ एक एग्जांपल्स आप देख रहे हो। मैं मेरी बात करूं तो ये सारे एग्जांपल कुछ नहीं है, मैं कहता हूं इन सेक्शंस की इलस्ट्रेशंस हैं, और एज ए टीचर मैंने आपको क्लास में 100% ये सारी करवाई हुई हैं जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं। तो बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू। तो इसमें जैसे ये मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के ऊपर है, तो कहता इन्हें गारंटी दिया है टू सी फॉर पेमेंट ऑफ आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी टू द अमाउंट ऑफ 2000 टन्स, लेकिन बी एंड सी ने प्राइवेटली का मतलब ही क्या हो गया, आप छुपा रहे हो, फ्रॉड टाइप कर रहे हो, तो इसलिए यहां क्या होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने एक प्राइवेट सेटलमेंट कर ली है कि बी शुड पे ₹5 पर टन मोर देन द मार्केट प्राइस। तो इस तरह से कुछ भी आप छुपा के चीज करोगे तो श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में पेपर में आ सकते हैं। देन कॉन्टिन्यूस गारंटी पे है कि गारंटी दी है बी को, टी डीलर को 100 रुपए की दी है आपने ₹100 की, कि जो भी आप टाइम टू टाइम सप्लाई करते रहेंगे। टाइम टू टाइम से क्लियर हो गया, ये कॉन्टिन्यूस गारंटी है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 200 रुपए की चाय सप्लाई कर दी है तो लायबिलिटी आपकी 200 नहीं है, क्योंकि आपने अपनी एक लिमिट फिक्स कर दी है, कितने रुपए, 100 रुपए। तो ये लिखा है ये कॉन्टिन्यूस गारंटी है, लेकिन आपकी लायबिलिटी 100 रुपए है। तो ये इलस्ट्रेशन है सेक्शन 129 की, जो इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल डाल के डाल दिया है, तो खुद लॉ ने दे रखा है ये पॉइंट। देन अगेन नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन है, ए ने गारंटी दी है बी को कि वो 5 बोरी 5 सैक्स ऑफ फ्लोर जो देगा बी टू सी को, तो वो उसके लिए गारंटी देगा इन अ मंथ। तो साफ नजर आ रही है कोई कॉन्टिन्यूस गारंटी नहीं है, 5 बोरी की बात है, 1 महीने की बात है। बी ने 5 बोरी दे दी, उसने पैसे दे दिए, बाद में 4 बोरी और दी गई,
तो ऑब्वियसली ये कोई कॉन्टिन्यूस गारंटी नहीं है, इट्स अ स्पेसिफिक गारंटी। तो यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस पे आता हूं, ऑलरेडी मैंने स्टार लगा के दे रखे हैं, सेक्शन 133 जो आप जानते हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। और श्योरिटी 133 में डिस्चार्ज किस वजह से हो जाता है? ड्यू टू वेरिएशन इन टर्म्स। लेकिन कई बार क्या होती है, जो वेरिएशन होती है श्योरिटी के लिए बेनिफिशियल होती है, तो क्या वो डिस्चार्ज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। लेकिन अब तक हम ये लेते थे वेरिएशन है श्योरिटी डिस्चार्ज। तो ये केस हम कोट करेंगे, तो ये पक्का आपकी टिप्स पे होना चाहिए। एमएस अनिरुद्धन वर्सेस थॉमकोस बैंक लिमिटेड। चाहे केस 1963 का है, लेकिन आपको ये पहले भी हुआ करता था सीए में ही, इंटर में, लेकिन हटा दिया। तो ये व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? वेरिएशन विच इज नॉट सब्सटेंशियल, मतलब कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, इससे कोई श्योरिटी को नुकसान नहीं है या मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर क्या है, बेनिफिशियल है, तो इससे वो क्या नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। जैसे इस केस के इफेक्ट्स देखें, 25,000 का लोन था लेकिन बाद में 20,000 कर दिया गया। अरे भैया श्योरिटी तेरे को तो फायदा ही है, तेरी लायबिलिटी 20,000 हो रही है, ठीक है, बेनिफिट है, आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। देन तो ये पक्का आपको केस याद होना चाहिए। अदर लॉज में से सिर्फ एक ही पॉइंट करने वाला था, वो ये था, एमएस अनिरुद्धन वर्सेस थॉमकोस बैंक लिमिटेड ऑन सेक्शन 133। अगर वेरिएशन श्योरिटी के लिए लाभदायक है, कोई नुकसान नहीं है उसे, तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। देन अगेन इलस्ट्रेशन है 134 के ऊपर, और कुछ नहीं है कि रिलीज हो रहा है श्योरिटी, क्योंकि आपने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया। तो जैसे ए ने गारंटी दी है सी को फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड, लेटर ऑन बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विद सी टू असाइन हिज प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ द डेट, मतलब आपने प्रॉपर्टी दे दी, डेट खत्म हो जाए, तो ठीक है, यहां डेटर रिलीज हो गया तो श्योरिटी भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है। मनोज ने गारंटी दी है रंजन को, एक रिटेल टेक्सटाइल मर्चेंट, फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपए, फॉर विच शर्मा द सप्लायर में टाइम टू टाइम, ये भी आपको पढ़ा गया था, कॉन्टिन्यूस गारंटी सेक्शन 129 पे है, लेकिन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 महीने के लिए है। आफ्टर 1 मंथ मनोज ने रिवोक कर ली अपनी गारंटी, रेफरिंग टू वेदर मनोज इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज टू शर्मा फॉर एनी सब्सिक्वेंट क्रेडिट सप्लाई। सब्सिक्वेंट मीन्स इसके बाद के लिए, तो नेचुरल है इस 40,000 के लिए आप लायबल रहेंगे, बाकियों के लिए आप लायबल नहीं रहेंगे। तो यही आंसर है। और ये सेक्शन 130 डील करता है कि डिस्चार्ज बाय व्हाट, नोटिस कहते हैं इसे, ये रहा वर्ड बाय नोटिस, क्योंकि आपने नोटिस दे दिया भाई इसके बाद मैं लायबल नहीं हूंगा। देन सी ने बी को 2 लाख रुपए दिए हैं ए की गारंटी पे। सी हैज ऑल्सो टेकन अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम बोरिंग बाय मोर्टगेज ऑफ बीस फर्नीचर वर्थ 2 लाख विदाउट द नॉलेज ऑफ ए। तो आपने एक फर्दर सिक्योरिटी और ले ली बिना ए को बताए। सी ने कैंसिल कर दिया मोर्टगेज, 6 महीने के बाद बी हो गया इंसॉल्वेंट, अब आप गारंटर से पैसे लेने चले गए। कहता क्या होगी उसकी लायबिलिटी अगर मार्केट वैल्यू फर्नीचर की 80,000 है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को कोई सिक्योरिटी दी है तो उतने अमाउंट के लिए गारंटर सेक्शन 141 में क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर इसकी वैल्यू 80,000 रुपए है तो अब आपकी लायबिलिटी सिर्फ कितनी रह जाएगी, 1,20,000। नॉर्मल क्वेश्चन, नथिंग एल्स। बेलमेंट का सिंपल एग्जांपल है, भाई आपने सामान दिया अपने मित्र को या आपने किसी कुरियर एजेंसी को सामान दिया, ठीक है जी, बेलमेंट है। तो ये एक एग्जांपल जैसे अनऑथराइज यूज करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे हम यही कहते हैं कि बेली क्या होता है, लायबल होता है, क्योंकि उसने अगर अनऑथराइज यूज किया है गुड्स का अंडर सेक्शन 153 एंड 4। और 179 में हम पढ़ते हैं प्लेज वेयर पोनर हैज अ लिमिटेड इंटरेस्ट। तो अगेन जो एग्जांपल, बस एग्जांपल आप देख सकते हैं, अच्छा एग्जांपल मैं इसे कहूंगा। जैसे मान लीजिए आपको एक मिलता है डिफेक्टिव मोबाइल रोड पे गिरा हुआ, आपने उठा लिया, रिपेयर कर लिया, आपका राइट तो है नहीं क्योंकि आप तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हुए, ऑनरशिप तो आपकी है नहीं। बाद में आपने गिरवी रख दिया 2000 में, ट्रू ऑनर आ गया वो मोबाइल लेने, तो वो तभी ले सकता है जब वो आपको 5,000 दे दे, क्योंकि यहां आपका क्या है, लिमिटेड इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने उस सामान को ठीक करवाया है। देन
Shruti acquired valuable diamond at a very low price by voidable contract. तो voidable है, the voidable contract was not rescinded, वो कैंसिल नहीं किया गया, उसने आगे ये प्लेज कर दिया, तो ठीक है। सेक्शन 178 सीधा सीधा यही कहता है, अगर आप पोजेशन में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, आप उसे गिरवी रख सकते हैं अगर अगला वॉइड नहीं करता। बल्कि इसमें केस भी है फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड का, वो भी यही कहता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। नेचुरल है, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड करी है तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल क्यों होगा। जैसे ए ने ऑथोराइज किया बी को ड्रॉ कर ले बिल 200 रुपए ईच के, लेकिन उसने क्या किया, 1000 ईच का बिल ड्रॉ कर दिया, तो वो सेपरेबल तो है नहीं कि 1000 वाले को आप 200 कर दो। तो नेचुरल है वो पूरी ट्रांजैक्शन क्या कर सकता है, कैंसिल, ही इज नॉट लायबल। एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नॉर बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। नेचुरल है, एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती सेक्शन 230 में। हाँ, एक्सेप्शंस है कि वो लायबल हो सकता है। कब हो सकता है, अगर प्रिंसिपल क्या है, इनकॉम्पिटेंट है। बिकॉज क्लियरली हम यही पढ़ के आते हैं, प्रिंसिपल हैज टू बी कॉम्पिटेंट, एजेंट नीड नॉट बी। सेक्शन 183 184 में हम यही पढ़ते हैं। तो अगर आप इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो तो आप पर्सनली लायबल हो जाओगे। वेरी फाइन। एग्जाम्पल, एन एजेंट हु कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ माइनर, तो वो इनकॉम्पिटेंट हो गया तो आप लायबल हो गए, दैट्स इट। प्रीटेंडेड एजेंट, सेक्शन 235, एजेंट है नहीं, कह रहा है कि वो एजेंट है, तो वो पर्सनल लायबल होगा, राइट। तो अगर प्रिंसिपल रेक्टिफाई नहीं करता, उसे एजेंट नहीं मानता, डिसऑन कर देता है, तो नेचुरल है वो पर्सनल लायबल होगा। और एक्सीड्स अथॉरिटी हमने पहले भी देख लिया। नेक्स्ट है 231 में अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के ऊपर, शाहरुख खान के ऊपर एग्जाम्पल बनाया इंस्टीट्यूट ने, SRK लिख देते चाहे, कि उसने एक टिकट खरीदा IPL का थ्रू AB, क्योंकि शाहरुख खान के ऊपर बैन लगा था, वो वानखेड़े स्टेडियम नहीं जा सकते थे, कुछ लड़ाई वड़ाई कर ली थी उन्होंने। तो आपने किसी एजेंट के थ्रू खरीद ली टिकट, स्टेडियम मैनेजमेंट ने कहा भाई हम तो आपको टिकट देते ही ना, तो इसलिए चाहे अब आप किसी और से टिकट खरीद के अंदर आ जाएंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या हैं, क्योंकि राइट ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड, क्योंकि जिसने टिकट खरीदी उसका प्रिंसिपल क्या है, अनडिस्क्लोज्ड है, तो ये राइट होता है थर्ड पार्टी का, दे मे रेपुडिएट। सम क्वेश्चंस, भूपेंद्र ने 3 लाख रुपए लिए हैं अतुल से, भूपेंद्र ने लिए हैं, तो भूपेंद्र ने उसको अपना एजेंट बनाया कि भाई तू मेरी जमीन बेच दे, बेच के जो पैसे आएंगे अपने 3 लाख काट ले, मेरे को लौटा देना। तो प्रश्न ये है, क्या ऐसी एजेंसी का रेवोकेशन हो सकता है? नॉट एट ऑल, क्योंकि बहुत क्लियरली है, इसे हम कहते हैं इररेवोकेबल एजेंसी अंडर सेक्शन 202। तो ये इररेवोकेबल है क्योंकि यहां पे एजेंट का क्या हो गया, पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, विद इंटरेस्ट। तो इसके साथ पहुंच गए हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। तो कहता है हाउ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, किसी और के ऑनर में आप एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हैं, ये सेक्शन 108 से 112 में आप पढ़ के आते हैं। तो अगर आप किसी और के लिए एक्सेप्ट करें, किसी और के ऑनर के लिए, तो बस आपने यही लिखना होता है एक्सेप्टेड फॉर इस आदमी के लिए, एक्सेप्टेड सुप्रा प्रोटेस्ट, इसका मतलब है उस व्यक्ति के लिए आप रेफर कर रहे हो, सुप्रा मीन्स रेफर कर रहे हो कि अब हम मेंशन पर्सन के लिए मैं कर रहा हूं। सेक्शन 134, यहां मैं कहूंगा इसे आप पक्का स्टार ले लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये तगड़ा एक इंसर्शन किया है अपने मॉड्यूल में और बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। और इसमें कहा गया लायबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉअर ऑफ व्हाट, फॉरेन बिल, फॉरेन बिल की बात हो रही है। और क्या कहा गया, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रेरी होना चाहिए, यहां पे ये वर्ड गलत है कि जब तक कुछ और ना लिखा हो। कहता है जो लायबिलिटी है मेकर की या ड्रॉअर की, जो लायबिलिटी है किसकी, मेकर या ड्रॉअर की, ऑफ अ प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, इज रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन मेड।
मतलब जिस आदमी की प्राइमरी लायबिलिटी है उसके ऊपर लॉ उस देश का लगेगा जहां वो बना है, लेकिन एंड द ये बनाने वाले की बात है, ध्यान दीजिए, मेकर और ड्रॉर जहां पे बना है। जबकि अगला हिस्सा क्या कहता है, एंड द रिस्पेक्टिव लायबिलिटी ऑफ असेप्टर, असेप्टर की या इंडोर्सर की जो लायबिलिटी होगी उसके ऊपर लॉ कौन सा बनेगा, जहां पे इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होनी है। तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सेक्शन 134 कि बनाने वाला कौन होता है, मेकर या ड्रॉर, उसके ऊपर लॉ उस देश का लगेगा जहां बना। एक्सेप्टर या इंडोर्सर के ऊपर लॉ उस देश का लगेगा जहां पेमेंट होनी है। 134 वेरी नाइस वन। जैसे एग्जांपल देखें, कहते हैं एक बिल बना, हिंदुस्तान के बाहर बना, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, एक्सेप्ट होता है वॉशिंगटन में जहां इंटरेस्ट है 6%, और बिल कहता है इंडोर्स हो गया इंडिया में। कहता है एन एक्शन ऑन द बिल इज ब्रॉट अगेंस्ट बी इन इंडिया। तो इंडोर्सर के ऊपर लॉ कौन सा लगना था, हमने ये बताया जिस देश में वो पेबल है। तो आपको इंटरेस्ट रेट 6% लगेगा। बट इफ ए इज चार्ज्ड एज ड्रॉर, तो अगर आप ड्रॉर होते तो बर्कले में इंटरेस्ट का रेट कितना था, 15%, तो 15% होता। सो दिस इज वेरी वेरी नाइस एग्जांपल, स्टार है, ये पक्का मत भूलिएगा कि ड्रॉर और मेकर के ऊपर जहां लॉ बना, इंडोर्सर या एक्सेप्टर के ऊपर जहां उसकी पेमेंट होनी थी वो वाला लॉ लगेगा। पार्शियल इंडोर्समेंट आप सेक्शन 56 में पढ़ते हैं कि अगर 5,000 रुपए का बिल है, आप 1,000 रुपए में इंडोर्स नहीं करेंगे, वो इनवैलिड होगा। लेकिन अगर आपने 5,000 में से 3,000 पे कर दिया और लिख दिया है, तो बैलेंस कितना बचा, 2,000, तो अंडरस्टूड है वो बिल ही 2,000 का रह गया, वो वैलिड है। मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, एक आप जानते हैं जनरल एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, जिसका मतलब आपने कोई कंडीशन नहीं डाली, लेकिन जब आप कंडीशन डाल देते हैं, इसे हम कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 86। बस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक तरह से बताने की कोशिश करी एक्सेप्टेंस की टाइप्स। तो एक्सेप्टेंस की टाइप्स आ जाए इस तरह से, पेपर में कंफ्यूज हो सकते हैं भाई क्या है, क्योंकि आपने 86 में क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस पढ़ा है, तो दूसरा लिख दीजिए जिसमें आपने कोई कंडीशन भाई नहीं है। तो इस तरह से 2-3 नंबर का क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं स्टार लिख रहा हूं ताकि आप अपनी कॉपी में, अगर आप हैंड रिटन नोट्स जैसे मैं बनवाता हूं वैसे आपने बनाए हुए हैं, तो पक्का कॉपी में इंसर्ट कर लें। प्रेजेंटमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 61 से 77 है, मैं तो सारा करवाता हूं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में पूरा नहीं लिखा था, उन्होंने कुछ चीजें अभी एड ऑन करी हैं। एक ये पॉइंट अच्छा है, टू हुम प्रेजेंटमेंट कैन बी मेड, ध्यान से पढ़िएगा और मैं कहूंगा इसे आप अपनी कॉपी में पक्का लिख लीजिएगा। द पर्सन हु कैन एक्सेप्ट, हेडिंग को भूल जाओ, इसको, इस लाइन को देखो, द पर्सन हु कैन एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज आर, ऑब्वियसली आप कहेंगे ड्रॉई, एक से ज्यादा ड्रॉई है तो ऑल या सम ऑफ देम, ठीक है। अ पर्सन नेम्ड इन द बिल एज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, जिसे हम एडिशनल ड्रॉई भी कह देते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी हो सकता है, ठीक है। उनका एजेंट भी हो सकता है। डेथ हो गई है तो एलआर होगा, और अगर इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो ऑफिशियल असाइनर, ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है पॉइंट्स बना के कि टू हुम द प्रेजेंटमेंट कैन बी मेड, द पर्सन, या रिवर्स में लिखे चलिए हु कैन एक्सेप्ट। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाने हो तो उस लिहाज से क्वेश्चन अच्छा है। विड्रॉई सेवरल हैं तो ऑल या एनी ऑफ देम, इन नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, डेथ है तो एलआर, इंसॉल्वेंट है तो ऑफिशियल रिसीवर। इफेक्ट क्या होगा, नॉन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, तो ऑब्वियसली ड्रॉई की लायबिलिटी विल नॉट अराइज, क्योंकि कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, आपने पेश ही नहीं किया, हम डिसऑनर मान लेंगे। नो पार्टी देयर टू लायबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट, तो जिसने नहीं प्रेजेंट किया वो किसी और से पैसे ले नहीं सकता। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की पेश करने की जरूरत नहीं है, व्हेन दैट इज एक्सक्यूज्ड, नेचुरल है, जब ड्रॉई हमें मिल नहीं रहा, कैन नॉट बी फाउंड, या मौत हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, या वो फिक्टिशियस है तो कहां से मिलेगा, या वो इनकेपेबल है, माइनर है, माइनर की लायबिलिटी नहीं होती। तो 4 पॉइंट है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस व्हेन एक्सक्यूज्ड, मिल नहीं रहा है, इनकॉम्पिटेंट है, फिक्टिशियस है, या डेथ या इंसॉल्वेंट हो गया। नेगोशिएबल के ऊपर इन्होंने कोई और क्वेश्चंस वगैरह ऐसे ऐड नहीं किए हैं। तो इसके साथ ये अदर लॉज से रिलेटेड जो स्टडी मैट में जो भी डिफरेंट चीजें थी पुराने वाले से, तो मैंने एक ये फाइल बनाई है, आपको ये चाहिए हो यू कैन
WhatsApp me, I'll send. And thank you. Good luck. God bless.